नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार ने नकल विरोधी कानून को लेकर जो है एक तरफ सरकार के नुमाइंदे और मंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं इसको लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार के बनाए गए इस कानून का वो स्वागत करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इसको और सशक्त कर लागू करना चाहिए। तो नकल विरोधी कानून की तारीफ की है। को देखते हुए सरकार को मजबूरन में नकल विरोधी अध्यादेश को लाना पड़ा है। माननीय राज्यपाल की उसमें अनुमति लेनी पड़ी है। तो हम इसका, क्योंकि एक ऐसा कानून है जो छात्र हितों का है, जो हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा अनुरोध है कि जो कानून, जो अध्यादेश लाया जा रहा है, वो इतना सशक्त हो कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और कठोर और सशक्त कानून पास होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि 1 मार्च से बद्रीनाथ में पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाते हुए तेजी से कार्य शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाकर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करें ताकि यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश काम पूरे हो सके। जिलाधिकारी ने एसडीएम को बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कार्यों के आंगणन शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले रेलिंग मोड सुधारीकरण, स्टोन सेट पेमेंट, बेंच, यात्री शेड, घोड़ा पड़ाव और पार्किंग निर्माण आदि कार्यों को पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक की और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जिलाधिकारी ने मीटिंग बुलाई थी। विकास कार्यों की समीक्षा भी इस दौरान डीएम ने की और इस दौरान आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें तमाम जो विकास कार्य हैं उसको लेकर समीक्षा की गई। आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान और जो हेमकुंड यात्रा के जो यात्रियों के लिए जो कुछ कार्य हो रहे हैं, तो उसकी समीक्षा की गई थी। तो अभी तो बद्रीनाथ में काफ़ी बर्फ़ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अभी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो वर्किंग एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको निर्देशित दिए गए हैं कि वो अपना लेबर मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, जैसे ही वहाँ पर मौसम कार्य के लिए अनुकूल हो और तत्काल उसमें कार्य प्रारंभ हो सके। तो देहरादून आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारी तेज हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित है। अधिवेशन में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेंगे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की शुरुआत को लेकर चिंतन मंथन होगा और साथ ही इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपनी आगे की रूपरेखा को तय करेगी। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को शामिल किया जाएगा। वहीं अधिवेशन की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल के नामों का चयन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव को लेकर सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो चुकी है।
3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे और आगे चुनाव को लेकर एक रूपरेखा जो है इस अधिवेशन के जरिए तैयार किया जाएगा। साथ ही वहां पर मौजूद नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। देखिए, जो हमारा अधिवेशन है ये इस बार रायपुर में छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव है 2024 के और अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उसको लेकर रणनीति बनेगी। इसमें अलग अलग कमेटियां बनी हैं, जिसमें हमारे स्टैंडिंग कमेटी माननीय हरीश राव जी और प्रभारी इस राज्य के देवेंद्र यादव जी हैं और जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर यशपाल आर्य जी और पॉलिटिकल अफेयर्स जो कमेटी बनी है उसमें माननीय गणेश गुर्जा जी, माननीय प्रीतम सिंह जी। ये तमाम जो कमेटियां बनी हैं आने वाले जो विस्तार रूप से जो आगे जो यात्रा होनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की पूर्व से पश्चिम होनी है, उसको लेकर 2024 के चुनावों को लेकर और अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उनको लेकर तमाम कमेटियां इस पे चर्चा करेंगी किस प्रकार से हमें रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। वहीं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत अभी भी जारी है। एक ओर जहां सरकार विपक्ष पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को भर्ती घोटाले मामले में कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि विगत दिवस हुए पटवारी लेखपाल की परीक्षा के बाद भी भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक गर्माहट उत्तराखंड में जारी रही और सत्ता दल ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह इस समय पर राजनीति कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। धामी सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है और यही वजह है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल तक पहुंचाने का काम धामी सरकार कर रही है, जबकि हरीश रावत सरकार में ऐसे काम नहीं किए जाते थे। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि राज्य सरकार यदि बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचती तो शायद पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि पेपर लीक में खुद उनके ही पार्टी के कई नेताओं के नाम शामिल हैं और यही वजह है कि सरकार इसकी जांच ठीक से नहीं करवा रही है। यदि जांच बेहतर तरीके से कराई जाती तो सफेद पोश के साथ ही बीजेपी के वे लोग भी जेल में होते जो इस भर्ती घोटाले में शामिल है। देखिए, करण महाराज जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले तो वो आपस में ही अपनी जो उनके जो नेता हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। उनको इन उत्तराखंड के युवाओं से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी स्वयं की राजनीति चमकानी है। अगर उनके समय के घोटाले अगर वो देखें तो एक ही गाँव के आपने जो 72 एक ही गांव के 17 पटवारी आपने एक ही गांव के माननीय हरीश राव जी के समय कर दिए। दरोगा भर्ती के नाम पे आपने जो दरोगा भर्ती का जो ये प्रकरण जब सामने आए तो आपने देखिए किस पे कार्रवाई करी उन्होंने। तो उनके समय में तो जो भी प्रकरण आते थे वो दबा दिए जाते थे, लेकिन हमारी जो सरकार है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई छलावा न होने पाए, इसलिए ये बहुत ही कठोर कानून वो लेकर आए हैं। प्रदेश के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं, नौजवान नवयुवतियों का भविष्य आप चौपट कर रहे हैं। आपके संगठन के लोग नकल कराने में, लोगों की पैसे लेके भर्ती कराने में संलिप्त पाए जा रहे हैं। आपके रहते हुए दो गोपन के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और राजनीति कांग्रेस कर रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार को। अपनी गलती कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश करे। क्या ये गोपन के अधिकारी कांग्रेस ने उनको नकल कराने के लिए नियुक्त किया था? क्या कांग्रेस के रहते हुए हुआ? किसकी सरकार है पिछले 6 साल से? किसके टाइम पे ये SSC भर्ती घोटाला हुआ? क्यों नहीं एस राजू से पूछा जा रहा है कौन वो सफेद पोश नेता है जिसने दबाव डाला था जांच नहीं होने के लिए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहे हैं। 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही कहा है कि जितने बोगस मदरसे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से
कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसे को हाईटेक बनाया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि आपसे बोकस है। हमारे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे, जिसमें से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही। तो मेरा फोकस सरकारी मदद वाले मदरसों पर है। तो जब हम पैसा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग होनी चाहिए। और हमारा पूरा होल्ड मदरसे पर जब तक नहीं होगा, जब तक उनकी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं होगी। तो मान्यता नहीं है, और मान्यता नहीं है तो हमारे मानक नहीं आएंगे वहां, और मानक नहीं होगा तो सरकार का दबाव नहीं बनेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मसूरी की धारण क्षमता और सुरक्षा उपायों को लेकर गठित 9 सदस्य समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मसूरी क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षा उपाय, वाहन यातायात प्रबंधन, ठहरने, फ्लोरा फुआना सहित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में वहन क्षमता आदि का समग्र अध्ययन कर चर्चा की गई है। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा है कि एनजीटी के मांगे सभी प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा है कि समिति के अंतर्गत सभी संस्थानों ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए जाए। तो मसूरी को लेकर अध्ययन किया जा रहा है, जहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर एस.एस. संधू ने कई जानकारियां भी दी है और मसूरी को लेकर इस बैठक में अध्ययन किया गया। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज से पढ़कर घर वापस जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि डंपर की चपेट में आकर छात्रा की मौत हो गई। डंपर को पकड़ लिया गया है, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया। डंपर चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। तो डंपर चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। डंपर की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। 8वीं की छात्रा को डंपर ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। और डंपर चालक की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। जहां 8वीं की छात्रा को ट्रक ड्राइवर ने रौंद दिया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में एक ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है। और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं कोटद्वार के कण्वाश्रम स्थित गुरुकुल महाविद्यालय का जयंती समारोह इस बार 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। गुरुकुल महाविद्यालय के संस्थापक स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन 3 दिवसीय समारोह में प्रदेश और देश की कई नामचीन हस्तियों की पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें संत महात्माओं के साथ ही राजनेता और लोक कलाकार भी भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन गायक कैलाश खैर भी अपने गानों की प्रस्तुति देंगे। महाविद्यालय कण्वाश्रम की स्वर्ण जयंती महोत्सव 24, 25, 26 फरवरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अभी होने जा रही है। और इस वर्ष जो है बहुत अच्छी तैयारी है। प्रातः नियमित रूप से योग की क्लास चलेगी, जिसमें भीम पावर योगा आपको सीखने को देखने को मिलेगा।
वहीं पौड़ी पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जुयाल ने जोशीमठ हालातों का जायजा लिया है, जिसके बाद से ही पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर जोशीमठ में उत्पन्न हुए हालातों की जिम्मेदार है एनटीपीसी है तो एनटीपीसी को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। वीरेंद्र जुयाल ने कहा कि अगर कोई विकास जनहित का विनाश करे तो ऐसे विकास पर रोक लगनी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जोशीमठ एक सनातनी धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो एनटीपीसी को स्थानांतरित करने की बात वीरेंद्र जुयाल ने की है और जोशीमठ का जायजा उन्होंने लिया और कहा कि जो विकास कार्य विनाश में तब्दील हो रहा है उस विकास कार्य को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। तो वीरेंद्र जुयाल ने जोशीमठ के हालातों का जायजा लिया और एनटीपीसी को वहां से शिफ्ट करने को कहा। यह त्रासदी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी है, क्योंकि जोशीमठ एक शहर नहीं, जोशीमठ एक क्षेत्र नहीं, जोशीमठ सनातनी संस्कृति का भी एक उद्गम और एक परिचायक है। अगर कोई भी विकास का कार्य कहीं पर भी देश भर में अगर वो जन भावनाओं का विनाश करता है, जन जन का विनाश करता है या आबादी का विनाश करता है, जनता का नुकसान होता है, तो उनका स्थान चेंज भी किया जा सकता है। कोई बड़ी चीजें नहीं है कि एनटीपीसी को भी रोका जाए। अगर उससे जोशीमठ एकदम खत्म हो रहा है तो जोशीमठ नहीं, हमारी सनातनी संस्कृति खत्म हो रही है तो रोका जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए इतनी छोटी लागत कोई कीमत नहीं। वहीं ऋषिकेश में एनएच डोईवाला डिवीजन की ओर से प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एनएच के अधिशासी अभियंता को अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया। अधिकारी को घाट चौक से चंद्रभागा पुल के बीच पैदल निरीक्षण कराकर अतिक्रमण नहीं होने की जानकारी भी दी और इस दौरान अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया है कि मौके का मुआयना और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अतिक्रमण कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। जितने भी दस्तावेज उन्हें दिखाए गए हैं उसका पूर्ण रूप से जांच की जा रही है। कई जगह पर सड़क की नपाई भी की जा रही है। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई रोके जाने पर खुशी जाहिर की। वही खबर लोहाघाट से है, जहां शिक्षक कर्मचारियों ने 26 फरवरी को हल्द्वानी में होने वाली प्रदर्शनी रैली की रणनीति तैयार कर ली है। जिले के हर ब्लॉक से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और इस दौरान शिक्षक कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार को रैली के माध्यम से ताकत दिखाई जाएगी और लोकसभा चुनाव के लिए कर्मचारियों की रैली सरकार के लिए चुनौती होगी। बता दें, लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस के बैनर तले 26 फरवरी को हल्द्वानी में प्रदर्शन रैली होगी। रैली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। हम जो है तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत विकासखंड की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी हमारे विभाग हैं सभी विभागों के पदाधिकारियों को और सदस्यों को हमने आज खुली बैठक में आमंत्रित कर रखा है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आ रखे हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन और हमारे इंजीनियर्स विभाग के भी कई लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है तो आज विकासखंड की नई कार्यकारिणी का जो आगामी 26 फरवरी को हमारा एनओपीएस का प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो है तो एक धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र की पुलिस ने एक नशे तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से मादक पदार्थ बरामद किए। तस्कर के पास से पुलिस ने 2 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की लगातार शिकायतें मिल रही है, और जिसके बाद गुप्तचर विभाग को सक्रिय कर नशा माफियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले पर आगे की पुलिसिया कार्रवाई जारी है और आगे भी हम अवैध नशे के खिलाफ इसी प्रकार अभियान चलाते रहेंगे। तो 2 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। मामले पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। गांजों के साथ साथ नशा तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जो है प्रदेश में चलाया जा रहा है और इसी के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। उसके पास से कई किलो गांजा भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारी युवा पीढ़ी जाने अनजाने इसकी तरफ जा रही है, जिसमें कुछ लोग हैं जो लाभ कमाने के लिए इस तरह के धंधे में मादक पदार्थों की तस्करी और बेचने में लगे हैं। इसके संबंध में व्यापक निर्देश है कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में लालपुर क्षेत्र से ये इन्फॉर्म मिली है, जिसके बाद कई दिनों से शिकायतें इसके विरुद्ध मिल रही थी और हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। 2 किलो 80 ग्राम गांजा इससे पकड़ा गया है। इसकी हमने अरेस्टिंग करी है, आज माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 6 पुलिस थानों और 20 पुलिस चौकियों के साथ रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नारायणगढ़ का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और इस दौरान कार्यक्रम में थानाध्यक्ष थराली देवेंद्र सिंह रावत, उप जिलाधिकारी थराली रविन्द्र जुआठा और ब्लॉक प्रमुख नारायण बकड़ यशपाल नेगी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं बता दें कि बीते दिनों नारायण बकड़ विकासखंड के 40 गांव को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, जिसके चलते नारायण बकड़ चौकी को भी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में तब्दील किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली किया, जिसके बाद से अब नारायण बकड़ विकासखंड के ग्रामीणों को अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए यहां से 18 किलोमीटर दूर थराली थाने की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सरकार की तरफ से हमारे पूरे स्टेट में 6 थाने और 20 चौकियों का जो है 6 थाने नए खुले हैं और 20 चौकियों को जो है नई स्टेब्लिशमेंट है। और जैसे मेरे क्षेत्र में है थराली थाना क्षेत्र में, इसमें 48 जो गांव हैं तो जैसे पुलिस से नियमित पुलिस क्षेत्र में आ गए। इनमें हम कोशिश कर रहे हैं, सभी गांवों में संपर्क कर रहे हैं। करेंगे कोशिश तो कोशिश करने में हर्ज क्या है। उसमें तो ऐसा ना कि जितने भी 48 गांव हमारे पास हैं जो हमारे नियरेस्ट हैं, लगभग नजदीकी हैं सभी गाँव, इनमें सभी में संपर्क कर रहे हैं, सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उत्तराखंड में 6 नए पुलिस थाने और 20 नई पुलिस चौकियां खोली गई है और आपको बताते कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल उद्घाटन किया। इन 6 थानों में 661 गांव और 20 चौकियों में 696 गांव शामिल हैं। बता दें कि एक क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अधीन थे, अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था की गई है। चले आगे बढ़ते जहां पर केंद्र सरकार हस्तशिल्प मंत्रालय ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने कार्यक्रम में शिरकत की और बताया कि ताम्र उद्योग से जुड़े कारीगरों को ताम्रशिल्प से बनी वस्तुओं की तकनीकी जानकारी दी जाएगी, जिससे बेहतर उत्पाद बन सके और लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ सके।
देखिए, नए बच्चों को जानकारियां होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम नए बच्चों को, नए युवाओं को हमारे इस जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें जो जानकारियां मिलती हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। तो सरकार ने वैसे ही बहुत सारी योजनाएं रखी हुई हैं हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, लेकिन बच्चों को मैंने जैसा बताया कि जानकारी नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को जानकारियां मिलेंगी और भी कोई हमारे लायक सरकार के द्वारा कोई कार्य करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।